नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। ओपिनियन पोल का धंधा गंदा है लेकिन धंधा है। जैसे ही इलेक्शंस आते हैं कि ओपिनियन पोल करने वाले एजेंसियों की चांदी हो जाती है। क्या है ये ओपिनियन पोल? क्या है ये एग्जिट पोल? कैसे लोग करते हैं? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? क्या आज की तारीख में बड़े राजनीतिक दल, वैसे राजनेता जिनके पास धनबल है, पैसा है, वे ऐसे एजेंसियों को हायर कर वोटर्स को प्रभावित करते हैं। इसी को बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। जब ओपिनियन पोल के जरिए आप वोटर्स को प्रभावित कर दें, वोटर के वोटिंग बिहेवियर में आप परिवर्तन ला दें, तो उसको बैंड वैगन इफेक्ट बोला जाता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ओपिनियन पोल जैसे ही आते हैं वो कंट्रोवर्सी के शिकार होते हैं और इस देश में इतने ओपिनियन पोल्स फर्जी और गलत साबित हुए हैं कि इन पर सवाल उठना लाजमी है। पहले कुछ ओपिनियन पोल्स के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ओपिनियन पोल ज़्यादातर फेल किए हैं। आप याद कीजिए 2004 का लोकसभा का चुनाव, इंडिया शाइनिंग, उदय भारत, फील गुड, ये सारा चीज चला था और उस दौर में जो महत्वपूर्ण टीवी चैनल थे, आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह के दौर में 90 के दशक में जब फाइनेंस मिनिस्टर के दौर में जब वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो प्राइवेट टीवी चैनल्स की बाढ़ आने लगी। तो 2004 के इलेक्शन में एनडीटीवी, आज तक, स्टार न्यूज़, आउटलुक, सीएनएन, आईबीएन, ये सब ओपिनियन पोल में चीख कर ये हम बता रहे थे कि एनडीए की विक्ट्री होगी, लेकिन परिणाम इसके ठीक उलट आया और कांग्रेस की वापसी हो गई। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसने गलत ओपिनियन पोल दिए। 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव ये कह रहा था कि एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन उसमें बीजेपी की जीत हुई। सो मच सो कि 2019 के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी ये ओपिनियन पोल, ज़्यादातर ओपिनियन पोल गलत साबित हुआ। अभी हाल में 2021 में जो वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए, इसने कहा कि बीजेपी और टीएमसी के क्लोज फाइट है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है बीजेपी की सरकार भी बन जाए। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि साहब, बीजेपी अगर 100 सीट टच कर जाएगी तो हम चुनावी रणनीतिकार वाले अपना काम छोड़ देंगे, और वही हुआ। बीजेपी 100 तक नहीं पहुंच पाई। तो 2021 का वेस्ट बंगाल का भी ऐसे ही गलत साबित हुआ। हिमाचल प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था, वो गलत साबित हुआ। 2023 में कर्नाटका के असेंबली चुनाव हुए, उसमें भी प्रेडिक्शन हो रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन कांग्रेस जीत गई। सो मच सो कि आपको याद होगा अभी हाल में हरियाणा में चुनाव हुए और सारे ओपिनियन पोल एक आध पाल को छोड़कर कहा कि साहब, कांग्रेस की तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, और हुआ ठीक उलट, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। और अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, सारे पोलस्टर यह कह रहे थे कि मोदी जी की जबरदस्त धमाकेदार वापसी होगी। नारा भी दिया गया था अब की बार 100 पार, लेकिन स्थिति ये हो गई कि 240 पर वो सिमट गए। इसके कारण आज की तारीख में एक संशय उत्पन्न होता है। और अभी हाल में कल या परसों आईएनएस और मैट्रिक्स नाम के एजेंसियों ने आपस में मिल करके एक सर्वे किया। उस सर्वे के आंकड़े भी बड़े दिलचस्प है। आम परसेप्शन बिहार में यह है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बहुत तेजी से घटी है, बल्कि यह खुद बीजेपी के कई एक लीडर्स ऑफ द कैमरा बोलते हैं कि नीतीश कुमार एक लायबिलिटी बन गए हैं, ऐसी लायबिलिटी जिसको ढोके लेके चलना मजबूरी है। अधिकांश इलाकों में जो परसेप्शन है वो ये बता रहा है कि संभवतः हंग असेंबली होने जा रहा है बिहार में। परसेप्शन ये बता रहा है, लेकिन यह जो सर्वे आया है कल, ये बता रहा है कि तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी एनडीए की। कुछ दिन पहले के सर्वे में ये बताए जा रहे थे
सी वोटर सर्वे में कि तेजस्वी मुख्यमंत्री की चॉइस के रेस में सबसे ज़्यादा है, सेकंड में नीतीश कुमार है, थर्ड में प्रशांत किशोर है। लेकिन इसने जो अभी IANS और मैट्रिज ने जो ओपिनियन पोल किए हैं, इसमें यह बता रहा है कि नीतीश कुमार 47% लोगों की पसंद है बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में। तो ये सब डाउट्स क्रिएट करते हैं। आपको सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज की तारीख में इस देश में ओपिनियन पोल का जो धंधा है वो लगभग 500 से 800 900 करोड़ का धंधा है, एनुअल टर्नओवर है। कुछ एजेंसीज और कुछ स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ऑल्दो ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ एजेंसीज के अनुसार ओपिनियन पोल करने वाले एजेंसियों का जो धंधा है वो इस देश में लगभग 1000 से 1500 करोड़ तक चला गया है। अब आप सोच लीजिए, जहां 1000 से 1500 करोड़ का टर्नओवर इन्वॉल्व है, तो वो रिसर्च करके अपना ओपिनियन पब्लिश करेगी या मोटा पैसा लेकर के राजनीतिक दलों और लोगों से, पॉलिटिकल पर्सन से, पॉलिटिशियन से लेकर के उसके पक्ष में कथित ओपिनियन पोल या सर्वे प्रकाशित करेगी। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये इसका उद्गम कैसे हुआ, ये कैसे शुरू हुआ। हम बहुत दूर बैक नहीं लेके चलते हैं आपको, हम 1950 से 1980 के दौर में आपको ले चलते हैं। उस वक्त 50 में 52 में चुनाव हुआ, तो सर्वेक्षण की शुरुआत उसी बीच में हुई और 56, 57 वगैरह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन करके एक इंस्टीट्यूट आया और इसमें डॉक्टर एरिक डा कोस्टा इन्होंने स्थापित किया था और वो कुछ एकेडमिक रिसर्च करती थी इलेक्शंस और पॉलिटिक्स आदि के बारे में। तो ओपिनियन पोल एज सच नहीं उस वक्त आता था। उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये आज भी है, ये सर्वेक्षण करती थी, लेकिन ये उस रूप में नहीं बताते थे कि कौन पार्टी कितना जीत जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन 1990 का जब दौर आया, तो 1990 से 2000 के बीच में आपको पता है कि उदारीकरण का दौर आया और 90 के बाद से और 2000 के बाद तो बाढ़ लग गया और प्राइवेट टीवी चैनल्स 24/7 यानी 24 घंटा न्यूज चलता रहे, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत 90 के बाद हुई। तो उसके बाद उस दौर में आपको याद होगा NDTV, जी न्यूज़, इंडिया टुडे, इस सब टाइप के सर्वेक्षण आने शुरू हुए। और उस दौर में जो महत्वपूर्ण एजेंसियां थी उसका नाम था मोड रिसर्च, जो अभी इप्सॉस हो गया है, ORG मार्ग, नेल्सन बाद में उसमें मर्ज हो गया। CSDS आपको याद होगा, योगेंद्र यादव वगैरह उसमें थे, तो CSDS लोक नीति का आते रहता था। तालीम रिसर्च फाउंडेशन, ये सब उस दौर के थे और उस दौर में थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी थी, चूंकि यह इंडस्ट्री अभी जन्म ही ले रहा था। 96 के बाद एग्जिट पोल बड़ा पॉपुलर हो गया और ना एग्जिट पोल की स्थिति ये हो गई कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग को एक निर्णय लेना पड़ा कि वोट के दिन यानी पोल से 48 आवर्स पहले एग्जिट पोल को बैन किया गया। अन्यथा वो इतना प्रभावित कर रहा था कि फर्ज कीजिए कि कल चुनाव है और आज रात में कोई एग्जिट पोल वो लोग प्रकाशित कर देता था, उसका परिणाम ये होता था कि चुनाव प्रभावित हो जाता था। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस KG बालासुब्रमण्यम साहब थे, बालकृष्णन साहब थे, तो उनके बेंच में ये मामला गया। फिर उन्होंने ECI को कहा कि इसको आप देखिए, आप फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए। तो 2009 में मतदान से 48 घंटे पहले आप कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 2010 में तो जब आया, तो 2010 आते आते सोशल मीडिया का युग आ गया, न्यूज चैनल की तो भरमार हो गई। माने आज की तारीख में आप गिनती नहीं कर सकते हैं कि इस देश में कितना न्यूज चैनल है। उस पीरियड में जो महत्वपूर्ण 2010 में एजेंसीज थी, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर्स, ABP न्यूज़, टुडे चाणक्य, जन की बात, पीपुल्स पल्स, पराशरम, क्राउड विजडम 360, इस तरह के बहुत सारे IANS, चाणक्य, मैट्रिक्स, अब तो इतना आ गया है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं।
तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने बताए और मैंने आपको यह भी बताया कि मोटे तौर पर आज के तारीख में ओपिनियन पोल का जो धंधा है वह करीब करीब 1000 करोड़ से भी ऊपर का जाता हुआ दिख रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब जहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो, जहां इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, और यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश में राजनीति, इलेक्शन, मसल पावर और मनी पावर, इन सभी का ऐसा जबरदस्त मिश्रण हुआ है, ऐसा कॉकटेल बना है, ऐसा मिक्स्ड वेजिटेबल बना है कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि कौन किस पर हावी है और किसका जायका कब आपको मिलेगा। तो ये सब गड़मा गड़ है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब तो जो मीडिया टीवी चैनल थे जिसका कि नामकरण बाद में गोदी मीडिया हो गया, तो अब तो ये गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार ही बाहर निकल करके बताते हैं कि साहब ये गोदी मीडिया है। जैसे एक अवस्थी जी हैं पत्रकार टीवी चैनल, सुमित अवस्थी, उन्होंने एक दिन इंटरव्यू में कहा, उनका वीडियो उपलब्ध है, आप सोशल मीडिया वगैरह पर देख सकते हैं। इसीलिए हमको गोदी मीडिया कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हो आप, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ये नहीं पता होगा शायद किसी को ज्यादा। टीवी चैनल्स आज भी विज्ञापनों पे चलते हैं, वही सब कमाई है एक टीवी चैनल की। बिल्कुल ठीक है। 70 से 80 रुपए का विज्ञापन जो आता है न्यूज चैनल पे, ये वो सरकारी विज्ञापन आता है और वो रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस करती है हमेशा, ऑब्वियसली। तो रूलिंग पार्टी के पास सबसे अधिक बजट रहता है, जो विपक्ष में रहता है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि हमें रेवेन्यू उन एड से आ रहा है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम उनके खिलाफ दिखाते हैं तो वो अपना विज्ञापन रोक देता है। उन्होंने कहा कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है गोदी मीडिया कहलाना, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम वहां नौकरी कर रहे हैं और जैसा हमारा मालिक जैसा टीवी का जो चैनल का ओनर है, वो जो कहेगा वही हमको करना पड़ेगा। कई एक्स एंकरों ने जो अब टीवी चैनल छोड़ दिए और अपना पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, उन लोगों ने तो कैमरा पर कहा कि साहब पहले से स्क्रिप्ट दे दिया जाता है और जो पैनल डिस्कशन होता है तो सभी पार्टिसिपेंट्स को बता दिया जाता है कि आपको स्टूडियो में ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है कि वो गाली गलौज और माने लगे कि मारपीट टाइप चीज हो रहा, लगे वो मारपीट होता नहीं, वो पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड होता है, पूरा स्क्रिप्टेड होता है। तो वो सब भी बातें अब सामने आने लगी। राज्यसभा के एक एमपी है राकेश सिन्हा जी, बेगूसराय के, बिहार के ये हैं, संभवतः वो प्रोफेसर भी हैं और आरएसएस के चिंतक बताए जाते हैं। एक दिन उनका संभवतः वीडियो या उन्होंने कहीं लिखा कि उनको एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल से उनको फोन आया कि साहब आज आपका इंटरव्यू है, पैनल डिस्कशन में जाना है, और उनको बताया गया कि वो पैनल डिस्कशन में जाके आपको ऐसी बातें करनी है, भड़काऊ बातें करनी है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की माहौल पूरा गर्म हो जाए तो मेरा टीआरपी बढ़ जाएगा। तो उन्हीं के शब्दों में उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ऐसे टीवी चैनल में नहीं जाना है। इसके बाद अभी हाल में जो सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट आता था टीवी चैनल आज तक पर संभवतः, तो उन्होंने अब आज तक छोड़ दिया है। तो एक पॉडकास्टर हैं शुभंकर मिश्रा जी, उनसे बात करने के क्रम में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया आज तक। तो उनके बातचीत से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो गोदी मीडिया है यह पूरा स्पॉन्सर्ड रहता है। तो आप यूं समझिए कि ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसी, इसके ओपिनियन पोल को दिखाने वाला टीवी चैनल, उस टीवी चैनल का मालिक और एंकर, और जो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं वो, ये सब का एक ऐसा अनहोली नेक्सस हो गया है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो असर डाल देता है। और कहा जा रहा है, जैसे पिछली बार ये बात हुई और लोगों ने कहा कि साहब ये जो 2024 का चुनाव हुआ, तो 2024 के चुनाव में लोगों का यह मत था कि बीजेपी के सरकार को उतनी भी सीट नहीं आ पाती, इनफैक्ट 240 सीट भी उनका नहीं आ पाता, लेकिन 240 सीट इसलिए आया कि मीडिया ने इतना हो हंगामा किया, इतना जबरदस्त कैंपेनिंग किया, इतना बैटिंग किया कि वह दिखने लगा कि भाई ये तो जीत रहे हैं।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टीवी चैनल पर किसी मशहूर पत्रकार ने इसके संबंध में कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, और अगर इतना टीवी पर शोर नहीं हुआ होता तो संभवतः इतना बड़ा ऐसा रिजल्ट भी नहीं आता है, एंड इनफैक्ट उससे खराब रिजल्ट आता। तो ये जो अनहोली नेक्सस बना है, ये नेक्सस इलेक्टर्स पर यानी वोटर्स पर जो प्रभाव डालता है उसको बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है कि टीवी चैनलों पर लगातार कोई चीज दिखाया जाना कि फलाना जीत रहा है, फलाना जीत रहा है, इसको इतना सीट आ रहा है, इसको इतना सीट आ रहा है, इसको इतना परसेंटेज, इसको इतना परसेंटेज, उससे मतदाता पर साइकोलॉजिकल असर पड़ता है और वह कहीं ना कहीं उसके वोटिंग बिहेवियर पर, उसके पॉलिटिकल एलिजियंस पर, उसको किस पार्टी को वोट देता है उस पर वो प्रभाव डालता है। तो ये विवेचना मैंने पब्लिक के इंटरेस्ट में की है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस ओपिनियन पोल पर माने हरसट्ठे विश्वास कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब व्यापारी हैं। इसलिए मैंने कहा कि गंदा है लेकिन धंधा है, 1000 करोड़ का धंधा है। अब चुनाव आयोग या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करेगी, ये निकट भविष्य में इस संभावना से हम इनकार करते हैं। वो इसलिए इनकार करते हैं कि जहां इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो और जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहता है उसकी बैकिंग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग इस ओपिनियन पोल को प्रतिबंधित करेगा? क्या ऐसे ओपिनियन पोल स्वस्थ प्रजातंत्र और इलेक्टर्स यानी मतदाताओं के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर, मुद्दों पर निर्णय लेकर, पॉलिटिशियंस की छवि, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर वोट देने के ट्रेंड को क्या नहीं प्रभावित करता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आम मतदाताओं को ढूंढना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो सिर्फ इसी दिशा में प्रयास है कि लोगों को यह बताया जा सके कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो सब चमक रहा है वो सब सोना नहीं है। इसलिए आपको सोने की परख होनी चाहिए, आपको यह परख होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा पार्टी उचित है, कौन सा कैंडिडेट उचित है और किन मुद्दों पर आपको वोट देना है। हमारा यह विवेचना आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखें। आपके सुझाव, आपके फीडबैक्स, आपकी आलोचना का भी हमें इंतजार रहता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।